गुड मॉर्निंग बेटा। अटेंड योर रोल कॉल। रोल नंबर 1 शुभम। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2 शगुन। रोल नंबर 3 नेहा। रोल नंबर 4 प्राची। रोल नंबर 5 प्रीति। रोल नंबर 6 रेनू। रोल नंबर 7 रितु। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 8 निक्षिता। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 9 प्रिया। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 10 लक्ष्य। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 11 सीमा। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 12 सुमेधा। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 13 कोमल। 14 ईशिका। 15 विशाल गुप्ता। 16 शिवानी। 17 विशाल। 18 कीर्ति। प्रेजेंट सर। 19 रितु। 20 बिंदु। प्रेजेंट सर। 21 गीता। प्रेजेंट सर। 22 रूबी। 23 रितु। 24 भूपेंद्र। 25 ज्योति। प्रेजेंट सर। 26 भावना। 27 नुपुर। 28 मुस्कान। प्रेजेंट सर। 29 साक्षी। प्रेजेंट सर। 30 रवीना। 31 योगिता। प्रेजेंट सर। 32 रिया। 33 रुचिका। 34 दीक्षा। 35 साक्षी। 36 पूजा। और कोई स्टूडेंट? टोटल 15 स्टूडेंट्स प्रेजेंट। तो बेटा हमारी जो यूनिट चली हुई है उस यूनिट का नाम तो क्या है? बताओ क्या है? नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो उसी यूनिट के अंदर हमारा जो टॉपिक था, लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा बताया था इसके बारे में। जो टर्म आ जाती है वो क्या है? टोटोमेरिज्म। जो ये टर्म है टोटोमेरिज्म, ये आपकी बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आप स्टीरियो केमिस्ट्री में इसको पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे टोटोमर्स, यहाँ आपके डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे। टोटोमेरिज्म एक प्रोसेस बनने वाली है जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था। तो फिलहाल सबसे पहले अब हम ये देखने वाले हैं कि आखिर ये टोटोमेरिज्म का जो मतलब है ये किस बात से लिया गया। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बॉन्ड होंगे, वो किस टाइप के होंगे। क्या इसके अंदर लोकेलाइज्ड आपके कोवलेंट बॉन्ड होंगे या डीलोकेलाइज्ड टाइप के बॉन्ड होंगे इसके अंदर। तो ओवरऑल मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके जो बॉन्डिंग है, जो आपके इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं, वो बॉन्डिंग बोलो किस टाइप की होगी। दो ही तरह की हम पढ़ेंगे। या तो जैसे बॉन्ड का मतलब होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स द एटम टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल। और उसी बॉन्डों की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो आपने सीखा था कि जो बॉन्डिंग है वो आपकी क्या हो सकती है, दैट में द कोवलेंट आयनिक इस टाइप से आपने पढ़ा था। तो कोवलेंट बॉन्ड को छोड़कर बचे हुए जितनी भी इंटरेक्शंस होंगी वो सारी की सारी आपकी क्या होंगी? नॉन कोवलेंट टाइप इंटरेक्शंस। कैसी होंगी? नॉन कोवलेंट टाइप इंटरेक्शंस। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो नॉन कोवलेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन को स्टडी करके आपको इंफॉर्मेशन देगी, आप ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच को कहेंगे सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री। ऐसा मैंने आपको बताया था। तो सिमिलरली उसके बाद हमने ये देखा कि जो भी ये सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे जिसमें नॉन कोवलेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन होंगी, उससे पहले जो कोवलेंट टाइप के जो बॉन्ड बनेंगे वो कोवलेंट टाइप के बॉन्ड कौन से हो सकते हैं। तो हमने सीखा था कि वो सिग्मा भी हो सकते हैं, पाई भी हो सकते हैं। फिर आपने देखा था कि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। फिर कुछ अंडर सम कंडीशंस जो पाई बॉन्ड होते हैं वो आपके लोकलाइज्ड भी हो सकते हैं और डीलोकेलाइज्ड। तो आपकी जो सबसे पहली टर्म थी आपके सिलेबाई के अंदर वो थी डीलोकेलाइज्ड कोवलेंट बॉन्ड। मींस आपकी मूवमेंट हमें दिखानी थी और आमतौर पे मूवमेंट उन पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन की ही होती है। समटाइम्स एक दूसरी बात के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की भी मूवमेंट हम शो कर देते हैं।
तो मीन्स जो ये पाई बॉन्ड के मूवमेंट हुई, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट हुई, अगर सिर्फ वही मूवमेंट हो जाती है, और मूवमेंट होने का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज्ड नहीं रहे, वो डीलोकेलाइज्ड हो चुके हैं। तो जो डीलोकेलाइज्ड आपके बॉन्ड होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ टर्म्स थी आपके सिलेबस के अंदर, जो हमने कुछ एक पहले पढ़ ली। लाइक टर्म्स कौन कौन सी आई? आपने कंजुगेशन वर्ड को देखा कि आपकी कंजुगेशन कैसी है, ये साइक्लिक है या क्रॉस है, किस टाइप की कंजुगेशन थी। फिर आपने देखा कि उसके बाद टर्म आपकी रेजोनेंस आ गई, फिर आपने नो बॉन्ड रेजोनेंस जिसे हाइपर कंजुगेशन कहते हैं, आपने वो पढ़ा। उसी से कोरिलेट करती हुई आपकी अगली टर्म आ गई जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकेलाइजेशन हो जाती है, लेकिन साथ के साथ एटम की भी आपकी मूवमेंट हो जाती है। तो वो नेक्स्ट टर्म आपके सामने आ गई, और उसका नाम क्या है बोलो अब यहाँ पे? हाँ, दैट इज द टोटोमेरिज्म। कौन सी होगी बेटा वो टोटोमेरिज्म आ जाती है। तो टोटोमेरिज्म आखिर कैसी प्रोसेस होती है? तो इसके दौरान आपने ये देखा, मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर आपने ड्रा कर दी, एनी स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर, और उसको एक दूसरी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर पाए। लेकिन वो कन्वर्ट कब होगी? जरूर उसके दौरान कोई पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बन जाएंगे। उसी को तो आप प्रोसेस कहते हैं, उसी को आप क्या कहते हैं? प्रोसेस, जिसके दौरान ओल्ड बॉन्ड विल ब्रेक, न्यू बॉन्ड्स विल फॉर्म। लेकिन सिर्फ बॉन्ड टूटे तो मीन्स इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो जाए और वो एटम मान लीजिए वहीं पे रह गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉन्ड टूट गया और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो जाए, एटम्स की मूवमेंट ना हो। लेकिन बॉन्ड का ब्रेकेज कुछ इस टाइप से हो कि साथ के साथ आपके एटम्स की भी मूवमेंट हो जाए। तो ऐसी प्रोसेस को आप क्या कह देते हैं? टोटोमेरिज्म। क्या कह देते हैं? तो एक स्ट्रक्चर जब दूसरी स्ट्रक्चर में जब कन्वर्ट होती है, तो उसके दौरान जो डिफरेंट फॉर्म्स बनती हैं उनके बीच में सेटअप हो जाता है इक्विलिब्रियम। क्या सेटअप हो जाता है? अब जो इक्विलिब्रियम होता है, जो जैसे कि आपको यहाँ पे साइन जो दिख रहा है, यहाँ पे ये बोलो किस चीज का साइन होता है? दैट इज द इक्विलिब्रियम। देखो ये हाफ एरो आगे और हाफ एरो पीछे, दैट इज द साइन ऑफ द इक्विलिब्रियम। अगर आप डबल हेडेड एरो देखो कुछ इस टाइप से लगा देते तो ये किस चीज का साइन होता बोलो? ये कैसा होता? ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता? जो आपने रेजोनेंस के दौरान देखा था कि मीन्स एक स्ट्रक्चर दूसरी में कन्वर्ट तो हो रही है, लेकिन वो सेपरेबल नहीं है। क्या है बोलो? वो सेपरेबल नहीं होती। ये स्ट्रक्चर सेपरेबल भी है लेकिन टू ए स्मॉल और द लार्ज एक्सटेंट, डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो, कि जो ये दो फॉर्म्स बनी, जो ये दो फॉर्म्स आपके सामने बनी, ये कौन कम अमाउंट में होगी, कौन ज्यादा, वो उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। उस कंपाउंड के नेचर का मतलब उस कंपाउंड के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे लगे हुए उस बात के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो अगर पहले बनी हुई स्ट्रक्चर अगर आपकी कम स्टेबल है तो जरूर वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो मीन्स हर चीज यूनिवर्स में क्या चाहती है? स्टेबिलिटी। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वांट टू गेट स्टेबलाइज्ड। तो ऐसा ही उसी स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए ही ये पर्टिकुलर प्रोसेस चलनी होती है। लेकिन कम एक्सटेंट तक भी चल सकती है, ज्यादा भी, क्योंकि हमने साइन यूज कर दिया इक्विलिब्रियम का, तो उसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम हमेशा डायनेमिक होता है, उसके दौरान प्रोसेस रुकती नहीं। मतलब एक फॉर्म, जो ये एक फॉर्म है इधर, ये दूसरी फॉर्म में क्या होती रहेगी बोलो? आपस में कन्वर्ट होती रहेगी। इधर ये एक फॉर्म है, दूसरी फॉर्म में क्या होती रहेगी? कन्वर्ट होती, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। इक्विलिब्रियम के दौरान रिएक्शन रुकती नहीं, रिएक्शन चलती रहती। लगता ऐसा है कि रिएक्शन रुक गई, ऐसा क्यों लगता है? मान लीजिए इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर, जो मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम के राइट लेफ्ट में जो दो फॉर्म बनी हुई है, एक मान लीजिए 90%, एक मान लीजिए 10% है उस मिक्सचर के अंदर, वो 90-90 ही रहेगी, 10 वाली 10% ही रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके 90-10 होने के बाद रिएक्शन रुक गई, नहीं। आपके 90% वाली जो स्ट्रक्चर है वो जितनी रफ्तार से 10% वाली में बदलेगी, उसी वक्त 10% वाली फॉर्म 90 वाली में बदल चुकी होगी। ओवरऑल रेशियो बिल्कुल सेम रहेगी, मतलब वो 90 ही रहेगी और दूसरी 10 ही रहेगी। उनकी कंसंट्रेशन में, उनकी अमाउंट के अंदर चेंज नहीं आना होता। इसलिए हमें ये लगता है कि इक्विलिब्रियम अपीयर्स टू बी स्टैटिक, वो हमें स्टैटिक महसूस होता है कि जैसे रुक गया, अब कोई चेंज तो हो नहीं रहा। देयर अकर्स नो ऑब्जर्वेबल चेंज, हमें कोई ऑब्जर्वेबल चेंज नजर नहीं आ रहा। ठीक हो गया ना? लेकिन रिएक्शन रुकी नहीं हुई होती, इसलिए उसको डायनेमिक कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम बोलो हमेशा कैसा होता है? इट इज डायनेमिक। जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, इट इज डायनेमिक इन नेचर, दैट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये एक फॉर्म जब दूसरी फॉर्म में बदलती है, इंटरकन्वर्टिबल है, इनके बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि वेरी फास्ट चलती है प्रोसेस, आगे पीछे एक दूसरे के अंदर इनका कन्वर्जन बड़ा फास्ट होता है और टू द सेम रेट होता है। ऐसा नहीं कि उसकी फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार आपकी कुछ है, बैकवर्ड की कुछ अलग है। नो, अगर ऐसा हो जाएगा तो उनकी कंसंट्रेशन में चेंज आ जाएगा। इसीलिए आपकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर रहेगी, सेम रहेगी। उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। बदलाव कब करेंगे? जब अपने फैक्टर्स को हम बदल दें। ठीक हो गया ना? लेकिन
आपके कुछ फैक्टर बदलने के बावजूद भी के की वैल्यू के ऊपर फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर आपके दिमाग में बात आई होगी ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आखिर क्या है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, उसका मतलब ये होता है फॉरवर्ड रिएक्शन जब आगे चली तो उसे आप के एफ कह देते हैं, बैकवर्ड में ये रिएक्शन चली होगी तो आप उसे के बी कह देते हैं। तो जो ये रेशियो है के एफ बाई के बी दैट कॉल्ड एज द, बोलो क्या, आपकी के कह देते हैं, कैपिटल के लिख देते हैं, जिसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। और वो रेशियो फिक्स होती है, वो क्या होती है, फिक्स, वो बदलती नहीं। तो इसीलिए हमने जो ये यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे दिखाई, जिसके अंदर आपने क्या देखा, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में बदल पाई और इनके बीच में इक्विलिब्रियम भी सेटअप हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन की इक्वल रही, जो इन दोनों की रेशियो से जो के आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी वैल्यू भी फिक्स रही। और लेकिन इसके दौरान एक चीज जरूर होगी, वो क्या होगा कि बेसिक स्केलेटन में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। बेसिक स्केलेटन का मतलब देखो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई कार्बन था, वो कार्बन वहीं रहा, ये कार्बन यहीं रहा, ये कार्बन यहीं पे रहा। कार्बन मीन्स हमारा जो ढांचा है, इस कंपाउंड का जो ढांचा है, जो स्केलेटन है, वो कार्बन का मिलके बना हुआ होता है और कोई हीट्रो एटम भी दूसरा आ सकता है, लेकिन उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ। देयर अकर्स नो चेंज इन द बेसिक skeleton of the compound. There occurs something change, means detachment or the attachment of a particular atom or a group of atom which is present on that skeleton. उस skeleton के ऊपर जो आपके substituents लगे हुए हैं, सबसे छोटा सब्सटीट्यूएंट H है, या तो H की पोजीशन में हुआ होगा चेंज, या कोई और ग्रुप होगा जिसकी पोजीशन में क्या हो जाएगा, चेंज। लेकिन बेसिक स्केलेटन क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो यानी ये सारी की सारी बातें हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहलाती हैं कि टोटोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, वो सारी की सारी बातें कहलाते हैं उसके गुण, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो अलग से भी कोई पूछ ले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो जो बातें मैंने अभी आपके सामने बोली उनको पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिख देना, पहले डेफिनेशन लिख देना, फिर उन बातों को पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिख दे, और उसके बाद एग्जाम्पल लिखते रहे जैसे आपके सामने आपको दिख रहा है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है। आगे बेटा बात समझ में। अब जो ये टोटोमेरिज्म जिसे हम कह रहे हैं, तो इसके दौरान आपने क्या देखा, ये डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर ये टोटोमेरिज्म की प्रोसेस चल पाएगी। आखिर वो कौन से कंपाउंड होंगे जिनके अंदर ये प्रोसेस चल सकती है, ये टोटोमेरिज्म की प्रोसेस चल सकती है। लेकिन उससे पहले आप ये देखें प्रोसेस क्या थी। देखो द प्रोसेस जिसके अंदर बोलो क्या हुआ था, जो एक सिंगल कंपाउंड है वो क्या कर रहा है, बोलो, इट एग्जिस्ट इन टू और मोर, बोलो कैसी, रिएडली कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर, वो एक दूसरे के अंदर बड़ी आराम से बदल सकती, लेकिन वो हमेशा रहेंगी किसमें, वो हमेशा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगी। और लेकिन उसके दौरान एक काम जरूर होगा, जो एक स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर में बदली, वो किस वजह से बदली, जरूर क्या हो गया उसके दौरान, शिफ्ट हो गया। किसका शिफ्ट हुआ, या तो एटम का, या आयन की फॉर्म में होगा, हो सकता है एच पॉजिटिव की फॉर्म में हो सकता है एच नेगेटिव की फॉर्म में हो। लेकिन उसके बाद एक चीज बड़ी जो ध्यान रखने की थी, देयर अकर्स नो चेंज इन देयर बेसिक स्केलेटन ऑफ द मॉलिक्यूल, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे कि आखिर ये जो प्रोसेस है, इसके जो डिफरेंट डायग्राम्स हैं, ये कहाँ कहाँ चलती है, इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक चीज जो आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि क्या इस टोटोमेरिज्म के दौरान क्या कोई पुराना बॉन्ड टूटता है, क्या कोई नया बॉन्ड बनता है, ऐसा होता है या नहीं होता। इसके दौरान पुराने बॉन्ड टूटते भी हैं, नए बॉन्ड बनते भी हैं, वो सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है, वो आपके पाई बॉन्ड भी होते हैं। वो आप डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू अभी आप देख पाएंगे, ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें और आपको बता दें जो थ्योरेटिकल टाइप की है। जो आपकी ये टोटोमेरिज्म होती है, इस प्रोसेस को कई बार हम डेस्मोट्रोपिज्म भी कह देते हैं। इसको ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंट टोटोमेरिक फॉर्म होती हैं वो आपस में किस में रहती है, बोलो, इक्विलिब्रियम में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहती है। टू टू ए लार्ज और दी टू ए स्मॉल और दी लार्ज एक्सटेंट हम उनको सेपरेट भी कर लेते हैं। तो जब सेपरेट किया तो कई बार क्या पाया गया, मोस्टली केसेस में वो डिफरेंट एक क्रिस्टल्स की फॉर्म में हम उनको सेपरेट करते हैं। किसकी फॉर्म में, क्रिस्टलाइज फॉर्म के अंदर। ऑन दैट बेसिस दैट कॉल्ड एज द, बोलो क्या, डेस्मोट्रोपिज्म। इसके बेसिस के ऊपर इसको क्या कह दिया गया, डेस्मोट्रोपिज्म कह दिया जाता है। अब इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आती है कि आखिर ये टोटोमेरिज्म चलेगी कब, उसके लिए क्या होना जरूरी है उन मॉलिक्यूल्स के अंदर, तभी तो फिर हम बॉन्ड की मूवमेंट करके दिखाएंगे। मैंने अभी तक आपके सामने बॉन्ड की मूवमेंट करके नहीं दिखाई है ना। बॉन्ड की मूवमेंट कब करके दिखाएंगे, जब पहले हम ये तो सीख लें, ये तो देख लें कि उस कंपाउंड के अंदर क्या चीज दिखनी चाहिए जो हम अपनी आंखों से देखें। तो वही कहलाती है उसकी कंडीशन कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर क्या हो, जिसकी वजह से उस कंपाउंड के अंदर हम इस प्रोसेस को देख पाए जिसको हम कह रहे हैं टोटोमेरिज्म। तो वो कहलाती है कंडीशन। क्या कहलाएंगे बेटा, उसकी कंडीशन।
तो कंडीशन क्या है टोटोमेरिज्म की? तो कंडीशन क्या हुई, सबसे पहले जो भी मोलिक्यूल होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ पोलैरिटी दिखनी चाहिए। क्या दिखनी चाहिए? लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, सिर्फ एक कंडीशन से टोटोमेरिज्म नहीं चलेगी कि सर HCl के अंदर भी तो पोलैरिटी आ गई, H और Cl, H के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, ऐसा नहीं। सिर्फ एक कंडीशन नहीं, सारी की सारी जो बातें बताई जाएंगी वो उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे हमने आपको बताया था, ध्यान होगा, कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक कब होता है। हमने बताया था कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तभी होता है जब उसके अंदर क्या हो, कोई एक बात हमने देखी थी नहीं, आपने देखा कि उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। तो क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो जैसे मैंने वहां पे लिखा और आपको बताया, तो क्या अकेले जब मैंने ऐसे लिख दिया था कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए ऐसा मैंने लिखा, और उसके बाद जब आपने एन की वैल्यू पुट की, कभी 0 तो आंसर जैसे 2 आ गया, एन की वैल्यू जैसे 1 पुट की तो आंसर जैसे 6 आ गया। तो क्या सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या 2 पुट करे तो 10 इलेक्ट्रॉन होना काफी है? तो क्या फिर वो एरोमेटिक हो जाएगा? तो क्या मैं, मान लीजिए आपके सामने देखो यहाँ पे एक हेप्टागन ड्रा कर दूं, क्या ड्रा कर दूं मैं आपके सामने? एक हेप्टागन, देखो ये मान लीजिए बेटा मैंने ड्रा कर दिया आपके सामने ऐसे हेप्टागन, ठीक है। और मैंने इसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन लगा दिए। तो क्या अब इसके अंदर आपकी एरोमेटिसिटी हो गई? क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो है इसके अंदर नहीं। तो वही मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि टोटोमेरिज्म की जो हम कंडीशन देखने वाले हैं, तो सिर्फ पहली बात को पकड़ के आप मत बैठ जाना कि उस कंपाउंड के अंदर पोलरिटी होनी चाहिए, मोलिक्यूल पोलर होना चाहिए। अकेली वही कंडीशन है, उसके बाद हमें दूसरी कंडीशन भी देखनी होगी। जैसे हमने वहां पे देखा था कि साथ के साथ साइक्लिक कंजुगेशन भी, इसमें तो साइक्लिक कंजुगेशन नहीं थी, लेकिन अगर हम इसके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे लगा देते थे तो अब इसमें कंजुगेशन बन गई, वो भी साइक्लिक कंजुगेशन बन गई, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये राइट और लेफ्ट दोनों साइड में डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो गया। तो बोलो सेकंड कंडीशन क्या थी एरोमेटिसिटी के लिए? ये तो पहली थी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। सेकंड कंडीशन अब बन गई ये पॉजिटिव चार्ज लगाने के बाद, बन गई ना? क्या बनी? साइक्लिक कंजुगेशन हो गई उसके अंदर, अब ये एरोमेटिक हो गया। तो कहने का अभिप्राय मेरा क्या था आपको समझाने का, कि सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन को देख के आप एनालाइज नहीं कर सकते कि इसके अंदर टोटोमेरिज्म चलेगी। तो पहली कंडीशन बोला आपने, क्या देखी? पोलैरिटी दिखे उसके अंदर, क्या दिखे? अब नीचे जितने भी कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई आपको दिख रही है, इन सभी के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको क्या दिखा? आपको ये दिखाई दिया कि यहाँ पे सर ये कार्बोनिल ग्रुप आ गया, मतलब पोलैरिटी आ जाएगी, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, ऑक्सीजन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज। उसके बाद दोबारा से देखो इसमें पोलैरिटी आ गई, इसके अंदर भी देखो पोलैरिटी आ गई। लेकिन पोलैरिटी का मतलब आप ये भी तो कह सकते थे कि सर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सर कार्बन के ऊपर Cl लगा दें, कार्बन के ऊपर फ्लोरीन लगा दें, पोलैरिटी आ जाएगी? हम कहेंगे बिल्कुल आ जाएगी, पहली बात तो उससे भी आ जाएगी। अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन के ऊपर जो टोटोमेरिज्म होने के लिए जरूरी है, वो क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द शिफ्ट, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि टोटोमेरिज्म के दौरान इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के साथ साथ एटम की भी शिफ्टिंग होनी होती। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द शिफ्ट के कौन सी शिफ्ट होगी, जो इस एटम को आप शिफ्ट करने जा रहे हैं वो कहां पे प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए आपके कोई ना कोई एटम होगा जिसकी आप शिफ्टिंग करेंगे, जिस कार्बन के ऊपर वो प्रेजेंट है उसको आप पहला कार्बन मान लेंगे, और जहां पे आप उसको पहुंचवाना चाहते हैं वो उसकी काउंटिंग करो उसके रिस्पेक्ट में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। वो पहले कार्बन से ब्रेक होके, वहां से बॉन्ड का क्लीवेज होके, क्या वो दूसरे पे ही जा रहा है, या तीसरे पे जा रहा है, या फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ कहाँ जा रहा है? ऑन दैट बेसिस द नेम ऑफ द शिफ्ट हेयर, हम उसको क्या कहेंगे? 1-3 शिफ्ट कहें, 1-2 कहें, या 1-4 कहें। और जो मैंने अभी आपके सामने नाम बोल दिए, क्या ये सारी शिफ्ट पॉसिबल हैं भी या नहीं है? तो पॉसिबल कौन सी होंगी? तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द शिफ्ट के कौन सी शिफ्ट चलेगी और कौन सी शिफ्ट पॉसिबल है, वो तो आपको पता ही है कि पॉसिबिलिटी कौन सी हो सकती है, ऑल्टरनेट पोजीशन चलेंगी वहां पे। आप एक से उसी के ऊपर या उससे अगले के ऊपर तो आप चला नहीं सकते, क्योंकि कंडीशन है ये बेसिक कंडीशन जो हमने सीखी थी कि टोटोमेरिज्म कब चलती है, ऐसे ही कंजुगेशन कब होती है, रेजोनेंस कब चलती है, नो बॉन्ड रेजोनेंस कब चलती है, तो वो बेसिक बातें कॉमन रहने वाली होती है। ऐसे ही यहाँ पे भी वही चीजें चलेंगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द शिफ्ट के कौन सी शिफ्ट यहाँ पे चलेगी, उसके बेसिस के ऊपर आपको दूसरी बात क्या देखनी है कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर क्या होना जरूरी है। कोई अल्फा पोजीशन देखें या बीटा को छोड़ दें, गामा देखें, और वहां पे क्या होना जरूरी है? कोई ना कोई एच हो या कोई ऐसा एटम हो जो आराम से डिटैच हो सकता हो, और वहां पे आके दूसरी जगह पे वो क्या हो जाए? आके अटैच हो जाए। अगली बात, दूसरी बात, इसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया, बोलो मैंने क्या बताया कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द शिफ्ट, के शिफ्ट कौन सी है, उसके साथ साथ क्या देखें? एक अल्फा कार्बन देखें है या नहीं, गामा पोजीशन देखें है या नहीं,
देखो एक चीज और सुनो, जरूरी नहीं कि जो मैंने अभी बोल दिया गामा कार्बन देखे नो, क्या पता हमें गामा कार्बन नहीं देखना, हमें गामा एटम देखना है, क्या पता वो कार्बन हो, क्या पता वो नाइट्रोजन हो, क्या पता वो कोई और एटम हो, क्या पता वो ऑक्सीजन एटम हो, वो कोई भी हो सकता है। आगे बात समझ में। हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि मोलिक्यूल पोलर है, और जो पोलरिटी वाला बॉन्ड है उसके रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन के ऊपर कोई एटम हो। क्या अल्फा, क्या पता अल्फा हो ही ना, क्या बीटा वाला हो, क्या पता बीटा हो ही ना, गामा वाला क्या पता गामा हो ही ना, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपके सामने एक ड्रा करता हूँ स्ट्रक्चर, बड़े ध्यान से देखना बेटा। मान लीजिए मैंने कार्बोनिल ग्रुप ड्रा कर दिया और इसके आगे मैंने यहाँ पे एच लगा दिया, देखो एच, इधर भी एच लगा दिया। तो मैंने एच लगा दिया तो इसमें एक जो बॉन्ड है जिसकी हम पोलरिटी की बात कर रहे हैं, तो पोलरिटी तो हो गई इसके अंदर, लेकिन उसके बाद अगला अल्फा, अल्फा कार्बन तो नहीं आया। मतलब एक ऐसा एटम होना चाहिए जो स्केलेटन बनाता हो उस मॉलिक्यूल की। आमतौर पे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्केलेटन बनती है वो कार्बन की बनती है, लेकिन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी तो आ जाते हैं, जिसमें जो बेसिक स्केलेटन आपके कार्बन के साथ साथ कोई हीट्रो एटम भी तो बना देता है। वो हीट्रो एटम नाइट्रोजन भी हो सकता है, वो सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, जो अभी तक आमतौर पे आपने पढ़े हैं। क्लियर होगी ना बेटा। तो मैं वही बात बता रहा हूँ, पोलैरिटी के साथ, पोलैरिटी वाला जो ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में आगे कोई अल्फा पोजीशन हो, उस अल्फा पोजीशन के ऊपर कोई एच हो, अगर डिटैचमेंट वाला, अगर आपका एटम एच है तो, अगर एच नहीं तो कोई दूसरा होगा। आमतौर पे हम एच की ही डिटैचमेंट और अटैचमेंट शो करते हैं अपने मैक्सिमम एग्जाम्पल के अंदर। तो आपने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना दी और पेपर के अंदर ये आ जाए HCHO, और आपसे पूछ लें क्या इसमें टोटोमेरिज्म चलेगी, तो पोलैरिटी दिख जाएगी लेकिन दूसरी कंडीशन दिखाई नहीं देगी, तो आप कह देंगे कि इसके अंदर टोटोमेरिज्म नहीं चलेगी। तो उसके बाद हमने इस कंपाउंड को तो देख लिया कि पोलैरिटी होने के बावजूद भी इसमें टोटोमेरिज्म नहीं चलेगी। अब हम अल्फा बीटा गामा कहते किसे हैं। तो अब नीचे जो आपके सामने स्ट्रक्चर बनी हुई आप इसमें देख पा रहे हैं, ये कार्बोनिल ग्रुप है। अगले पोजीशन को अल्फा, उससे अगली को बीटा, उससे अगली को गामा, डेल्टा एंड सो ऑन आप कह देते हैं। तो आमतौर पे जो हम पढ़ेंगे या तो अल्फा पोजीशन हम देखेंगे कि अल्फा हो, इस कंपाउंड में तो अल्फा है। उसके बाद बीटा के बाद बोलो क्या होती है, गामा पोजीशन हम देखते हैं, इसमें तो गामा भी है ना। तो हमें कौन सी देखनी है, अल्फा देखनी है, गामा देखनी है। गामा को छोड़ दो, गामा से अगली मींस डेल्टा को छोड़ दो, उससे अगली देखनी है। मतलब पहली पोजीशन को अगर हम वन कह रहे हैं, वहां वाली पोजीशन को क्या कह रहे हैं, वन शुरू में, तो उसके रिस्पेक्ट में शुरू में जो ग्रुप जहां पे लगा हुआ है, उस ग्रुप से अगला कार्बन वन है, उससे आगे एक छोड़ के फिर तीसरा है, फिर पांचवा है, फिर सातवां है। तो इस बेसिस की शिफ्ट हो सकती है अलग अलग। वो शिफ्ट कौन सी होंगी, या तो 1 3 या 1 5 या 1 7 एंड सो ऑन, इस टाइप से डिफरेंट शिफ्ट होंगी। वही हमने ऊपर लिखा, आपको बताया कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द शिफ्ट के कौन सी शिफ्ट होगी, 1 3 होगी, 1 5 होगी, कौन सी शिफ्ट होगी, उसके बेसिस के ऊपर ही तो हम ये देखेंगे कि अल्फा पोजीशन की बात कर रहे हैं या गामा की बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे अल्फा की, तो इसका मतलब क्या है, 1 3 शिफ्ट है। बात करें गामा तो 1 5 शिफ्ट है, इस टाइप से। क्लियर हो गया ना। आगे हम नंबरिंग करेंगे तो आपको और अच्छे से दिख भी जाएगा। और उसके बाद फिर अगला पॉइंट ये आ जाता है कि जो ये हमने बात कर दी ना, अल्फा बीटा गामा, ये जो भी हो एटम, कार्बन हो या हेटेरो एटम हो, उसकी हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, और उसी sp3 के ऊपर क्या अटैच होना चाहिए, आपका ये H एटम। क्या अटैच होना चाहिए, H एटम। क्लियर हो गया। तो हमने क्या देखा, हमारे पास एक पोलर बॉन्ड हो, और पोलर बॉन्ड होने के बाद हमारे पास अल्फा गामा, इन पोजीशन को हम देखेंगे, और उन पोजीशन के ऊपर क्या अटैच जरूर दिखाई दे, कोई ना कोई H एटम आपका होना चाहिए। और वो H एटम जिस भी एटम के ऊपर अटैच हो, जो अल्फा वाला हो या गामा वाला हो, उसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या होनी चाहिए, वो sp3 होना चाहिए। तब जाके आपकी क्या चलेगी, टोटोमेरिज्म चलेगी। लेकिन अब अगली बात आ गई, जिस बॉन्ड को हम कह रहे थे ना कि उसके अंदर पोलैरिटी हो गई, अब वो बॉन्ड कैसा हो, हमने जो ये अभी आपको बताया कि वो बॉन्ड कुछ ऐसा हो कि हमने आगे ये बात लिख दी कि डबल बॉन्ड वाला पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जिसमें डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड होना चाहिए। हमने लिख दिया कंजुगेशन विद द डबल बॉन्ड, मतलब एक कार्बन जो अल्फा कार्बन है जिसपे एच है, एक गामा कार्बन जिसपे एच है, वो ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो या तो किसके साथ, एक डबल बॉन्ड के साथ। वो डबल बॉन्ड कार्बोनिल वाला भी हो सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड वाला भी हो सकता है, वो सिंपल एल्कीन वाला डबल बॉन्ड भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। आगे बात समझ में। तो कहने का अभिप्राय कि जैसे डबल बॉन्ड होता है, क्या एल्कीन रिएक्शन नहीं दिखाती, दिखाती है इन प्रेजेंस ऑफ द रिएसेंट। आगे हम एक बात बताएंगे, टोटोमेरिज्म को अगर हम हमें चलाना है और अच्छे से चलाना है, उसको फिजिबल और अच्छे से बनाना है, तो हमें कोई ना कोई मीडियम भी चलाना पड़ता है। कोई मीडियम, मीडियम मीन्स
हम मीडियम बेसिक भी कर सकते हैं, मीडियम एसिडिक भी कर सकते हैं। ऑन दैट बेसिस आपकी जो टॉटोमेरिज्म है वो एसिड कैटालाइज्ड भी हो सकती है और वो बेस कैटालाइज्ड भी हो सकती है। वो मैकेनिज्म आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ द टॉटोमेरिज्म या बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ द टोटोमेरिज्म, ऐसे करके वो भी हम पढ़ेंगे अपने इसी टॉपिक के अंदर आगे जाके। ठीक हो गया बेटा। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि मूवमेंट अगर एच की हो, मूवमेंट अगर एच की हो और एच पॉजिटिव की फॉर्म में हो तो आप उसे प्रोटोट्रोपी कह देंगे, कैटायनोट्रोपी कह देंगे, क्योंकि मूवमेंट एच पॉजिटिव की हो रही है और पॉजिटिव चीजों को कैटायन बोलते हैं, तो कैटायनोट्रोपी। अगर एच की मूवमेंट एच नेगेटिव की फॉर्म में हो रही हो तो आप उसे एनायनोट्रोपी कह देंगे, क्योंकि एक एनायन की मूवमेंट हो रही है। और कैटायन अगर एच है तो उसे आप प्रोटोट्रोपी कह देते हैं। क्लियर हो गया बेटा। तो अभी तक आपने क्या सीखा टोटोमेरिज्म के बारे में? पहली बात, बॉन्ड पोलर हो, और पोलर भी किस वजह से हो? मल्टीपल बॉन्ड की वजह से। मल्टीपल बॉन्ड वो कोई आपकी एल्कीन वाला भी हो सकता है, आपके कार्बोनिल वाला भी हो सकता है, कोई साइनाइड वाला भी हो सकता है, इस टाइप से हो। और उस मल्टीपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में आगे जो अल्फा पोजीशन है या उसके रिस्पेक्ट में जो गामा पोजीशन है वहां पे कोई ना कोई एच हो, लेकिन वो जिस अल्फा या गामा वाले के ऊपर एच है या कोई ग्रुप है वो अल्फा और गामा sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तभी जाके टोटोमेरिज्म की प्रोसेस चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। तो ये कंडीशंस आपको बिल्कुल पूरी ध्यान रखनी बेटा कि कहाँ पे क्या हो सकता है। यहां तक की बातें समझ में आ गई बेटा? अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो शिफ्ट का नाम 1 3 भी हो सकता है और शिफ्ट का नाम क्या हो सकता है 1 5 भी, डिपेंडिंग अपॉन जो डिटेच्ड एटम है वो कहाँ से डिटेचमेंट उसकी हुई है। अगर उसकी डिटेचमेंट अगर आपकी अल्फा पोजीशन से होती हो, कहाँ से होती हो बोलो? अल्फा पोजीशन से, तो आप उसे 1 3 शिफ्ट कह देते हैं। अगर उसकी गामा पोजीशन से होती हो तो आप उसे क्या कह देते हैं? 1 5 शिफ्ट कह देते हैं। क्लियर हो गया इतना? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक अगला इंपॉर्टेंट रूल। मान लीजिए किसी कंपाउंड के अंदर आपने देखा कि जो ये सर आपने जो अभी अभी पोजीशन बोली अल्फा बीटा गामा, सर ये पोजीशन तो क्या पता कई हो जाए। मान लीजिए एक पोलर बॉन्ड आ गया, उस पोलर बॉन्ड के राइट में चले, लेफ्ट में चले, ऊपर की तरफ चले। मान लीजिए कार्बन तो आपने बॉन्ड दो बनाने के बाद आगे इधर उधर हमने देखा तो राइट लेफ्ट दोनों साइड में अल्फा दिख गए। फिर क्वेश्चन आया कि सर कौन से अल्फा वाला एच की डिटेचमेंट हम करें? तो वो डिपेंड करता है कि किसकी डिटैचमेंट करने के बाद बनने वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल बन रही है। क्लियर हो गया? क्या ध्यान रखना है बेटा इसके बाद कि किस एच को, किस अल्फा एच को या किस गामा एच के डिटैचमेंट के बाद अगली बनने वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबिलिटी दे रही है ओवरऑल उस सिस्टम को, तो वहीं से उसकी डिटैचमेंट होगी। अगली बात कि अगर कोई आपके पास साइक्लिक कंपाउंड हो, बाई साइक्लिक कंपाउंड हो, बात साइक्लिक की नहीं, हम बाई साइक्लिक की बात करें, फिर आप कहेंगे सर आपने साइक्लिक बोल के एकदम बाई साइक्लिक वर्ड क्यों बोल दिया? वो इसलिए बोल दिया कि जब कभी भी दो रिंग आपस में फ्यूज होते हैं, जैसे अभी आपको यहाँ पे बेटा देखो दिखाई दे रहा है, आपको ये दो रिंग दिख रहे हैं ना, देखो इस, अच्छा एक सेकंड बेटा, जस्ट मिनट। अब ठीक है बेटा? ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास बाईसाइक्लिक सिस्टम होना चाहिए। बाईसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक का मतलब दो रिंग दिखाई दे और जो दो रिंग है वो आपस में फ्यूज्ड हो। अब बाईसाइक्लिक कंपाउंड, जब मैंने आईपैक नेमिंग के बारे में आपको बताया था, कोई भूल गया है तो आप दोबारा आईपैक नेमिंग को पढ़ लेना। वहां पे आईपैक नेमिंग अलग अलग कंपाउंडों की दे रखी है। जो आपके रिंग कंपाउंड होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं। बाईसाइक्लिक कंपाउंड आपके फ्यूज टाइप के हो सकते हैं, बाईसाइक्लिक कंपाउंड आपके स्पाइरो टाइप के हो सकते हैं। स्पाइरो टाइप के कब होते हैं? जब दो रिंग को जोड़े और उनके बीच में एक ही कॉमन कार्बन हो। कॉमन कार्बन कितने हो? एक। if we have two rings with the single carbon atom, single common carbon atom called as a spiro compound। वो कैसे? देखो जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मान लीजिए मैंने, एक सेकंड बेटा एक सेकंड। अब देखो बेटा, मान लीजिए मैंने एक रिंग बना दिया आपके सामने, देखो ये रिंग। अब जो भी ये रिंग बनाया है इसके अटैचमेंट में ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना बेटा। मान लीजिए एक साइक्लोप्रोपेन टाइप का रिंग मैंने यहाँ पे बना दिया। बोलो कितने कार्बन कॉमन है यहाँ पे? एक ही कार्बन कॉमन है, देखो ये वाला है ना, एक ही है। की वजह मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि मान लीजिए मैंने ये बनाई स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर बना के और फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो ये एक टेट्रागन बना दिया। अब क्या हुआ इसमें बोलो, कितने कार्बन कॉमन हो गए? हो गए ना दो, एक तो नहीं है अब।
तो मीन्स एक ही कार्बन कॉमन हो तो अपने स्पाइरो कंपाउंड बोलते थे, अपने बेटा क्या बोलते थे, ये स्पाइरो कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक हो गया ना। और जो नीचे वाले कंपाउंड है आपके स्पाइरो कंपाउंड, ये सिंपल बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, जब आपके इस टाइप के बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो जो स्पाइरो ना हो, तो उसके अंदर जो ये कार्बन कॉमन है, जो ये कार्बन क्या है, कॉमन है, इस कॉमन कार्बन के ऊपर, हाँ जो ये कॉमन कॉमन कार्बन है इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका ब्रिज कार्बन एटम कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, ब्रिज, दैट इज अ ब्रिज कार्बन एटम। तो ये जो ब्रिज कार्बन एटम है, इस ब्रिज कार्बन एटम के बॉन्ड गिनेंगे, बोलो कितने बॉन्ड हो गए बताओ शाबाश, 1 2 3, और बोलो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक एच लग गया ना बेटा। और मान लीजिए मैं यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लगा दूं, ध्यान से देखना, लगा दिया मैंने कार्बोनिल। अब ये बताओ क्या इस कंपाउंड के अंदर टोटोमेरिज्म चल सकती है, तो अब ये कहेंगे सर एक मिनट थोड़ा ध्यान से देख लें। आपने कहा सर देखो पोलैरिटी देखनी थी पहले, तो मोलिक्यूल पोलर है क्योंकि इसमें देखो एक कार्बोनिल ग्रुप आ गया, क्योंकि इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर क्या है, स्लाइट नेगेटिव। फिर आपने कहा था सर इसके अंदर ये देखो कंपाउंड में क्या उसके अंदर कोई अल्फा पोजीशन है, तो आपने कहा कि सर देखो आगे भी अल्फा आ गया, और इधर देखें नीचे की तरफ तो इधर भी सर अल्फा आ गया। नीचे वाले अल्फा दो बॉन्ड है इस कार्बन के, तो इसके ऊपर भी दो एच आ गए, और उधर जो ब्रिज पोजीशन थी उसके ऊपर भी एक एच आ गया, आगे ना दोनों जगह एच। अब क्या करें, फिर आप ये कहेंगे कि सर अब कौन से वाले एच की मूवमेंट करवाएं हम आपको ये बता दें कि यही तो हमारा अगला पॉइंट है, अगला रूल है। वो क्या है कि कभी भी जो ब्रिज कार्बन एटम है वहां से कभी भी एच की डिटैचमेंट नहीं होगी, मतलब ब्रिज कार्बन एटम के साथ कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल के को रिजिड बना देगा, और जिसकी वजह से उसके अंदर स्ट्रेन आ जाता है, तनाव आ जाता है, और जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। हमेशा ध्यान रखें ब्रिज पोजीशन के ऊपर आपको डबल बॉन्ड क्रिएट नहीं करवाना है। अगर इसी बात को अगर हम देखें यहाँ पे, तो अभी तक देखो जो चीजें हमने पढ़ी थी, अब ध्यान से देखें बीच में देखो ये स्ट्रक्चर है बेटा यहाँ, है ना। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखिए कार्बोनिल ग्रुप एक दिख रहा है या दो दिख रहे हैं आपको, दो दो दिख रहे हैं। अब किसी भी एक कार्बोनिल ग्रुप को हम ले लेते हैं, मान लीजिए बेटा हमने इस कार्बोनिल ग्रुप को देखो यहाँ पे ले लिया ना। इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर देखा तो इसमें आपको क्या दिखाई दिया, यहाँ पे एच दिखाई दिया, ये अल्फा पोजीशन आ गई। तो लेकिन ये तो ब्रिज कार्बन एटम है, तो ब्रिज वाला लॉस क्या हम करवा सकते हैं, नहीं। तो अगर हम करवाते, देखो करवाते तो क्या होता, ये सिग्मा बॉन्ड की मूवमेंट इधर हुई होगी ना, देखो इधर मूवमेंट हमने दिखा दी। तो इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड पहले से थे, 5 हो गई, ये बॉन्ड की मूवमेंट आगे हो गई, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, और ओ नेगेटिव के पास आके बोलो कौन अटैच हो गया, आपका एच। लेकिन अब डबल बॉन्ड कहाँ पे बन गया, ब्रिज कार्बन के साथ, जो कि नहीं बनेगा, जो मोलिक्यूल के अंदर स्ट्रेन ला देता है, तनाव ला देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी आपके एग्जाम में कोई स्ट्रक्चर दे दें और ये कह दें कि इसकी टोटोमेरिक फॉर्म को आप ड्रा करें, तो ड्रा करते वक्त आप पहले तो पोलैरिटी देखें, पोलैरिटी के रिस्पेक्ट में अल्फा गामा पोजीशंस देखें, और फिर ये देखें कि अगर वो बाईसाइक्लिक कंपाउंड है तो क्या वो आपका ब्रिज कार्बन तो नहीं, तो ब्रिज वाले अल्फा या गामा जो भी हो वहां से आप एच की डिटेचमेंट नहीं करवाएंगे। आप ब्रिज कार्बन एटम के ऊपर कभी भी डबल बॉन्ड को नहीं बनने देंगे, वो मोलिक्यूल के अंदर स्ट्रेन ला देता है, तनाव ला देता है, उसके अंदर अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देगा। तो फिर होगा क्या, कहां से करवाएं बोलो मूवमेंट, अब मूवमेंट होगी दूसरी साइड से। वो कहां से हो सकती थी बेटा, वो आप देखो यहां से कर सकते थे जरूर, देखो यहां से नीचे वाला एच है ना बेटा ये। अब यहां से अगर आप मूवमेंट करवाते, क्योंकि ये भी तो अल्फा पोजीशन है, ये मूवमेंट यहाँ पे हो जाती और ये यहाँ पे हो जाती, देखो इस टाइप से हो जाती ना। तो अब ये बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी साइड दिखाते हैं, अब दूसरे कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में देखें तो ये अल्फा है, और इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये यहाँ पे बोलो कौन है, अल्फा पोजीशन है। देखो दोनों इक्विवेलेंट ही है ना। मैंने इधर से मूवमेंट दिखाई थी पहले, आप चाहे इधर से मूवमेंट दिखा दो बेटा, ये दिखा दी हमने, ये मूवमेंट दिखा दी, आ गया था ना बेटा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये इसकी वजह से मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी नहीं आएगी, आगे बात समझ में। तो जब भी आप टोटोमेरिज्म शो करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो तो ब्रिज पोजीशन वाले अल्फा या गामा के ऊपर से एच का डिटैचमेंट आपको शो नहीं करना है। तो ये अगला पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ क्लियर हो गया बेटा। देखो जैसे हमने ये दिखा रखी थी ना, अलग अलग ये पोजीशंस थी। अब देखो ये अगला जो कंपाउंड है बेटा, नेक्स्ट में देखिए आप, इनके अंदर ये स्ट्रक्चर हमारे सामने बना दी। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बनी हुई दिख रही है, देखो एक ही चीज को कई तरीके से घुमा फिरा के बना के दिखा देते हैं, एक ही चीज कई तरीके से। देखो कैसे, ध्यान से देखना। आपका जो ये रिंग है, कितने मेंबर रिंग है बोलो इधर वाला बेटा, ध्यान से देखना। देखो मैं यहाँ पे
टिक कर रहा हूं आपके सामने ताकि आप समझ पाए। बेटा देखना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और एक बेटा क्या, 5 कार्बन, हो गया ना 5। देखो ये रिंग ही तो है ना बेटा, देखो ये ऐसे 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 करके एक रिंग बन गया। अब दूसरी साइड से काउंट करते हैं, देखो 1 कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और एक बोलो क्या, 5 कार्बन। मतलब 2 पेंटागन है, बोलो क्या बने हुए हैं, 2 पेंटागन। अब वो देखो कैसे बने हुए हैं, देखो साइड में आपको इसी को देखो मैं इधर बना के दिखाता हूँ, ध्यान देना बेटा। एक पेंटागन बन गया बेटा। अब देखो दूसरा पेंटागन बनाते हैं आपके सामने, देखो इसी टाइप से, ध्यान से देखो। एक बॉन्ड हो गया, देखो ये वाला हो गया। अब क्या करें आगे, एक और एक दो हो गए, आगे बॉन्ड बोलो कहां पे खींचे, इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया। अब बॉन्ड काउंट करना, कार्बन काउंट करना, 1 2 3 4 5। इधर वाला भी पेंटागन है, इधर वाले काउंट करो कितने थे, 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया। ये चीज और ये चीज जो इधर हमने ये बना रखी है, ये दोनों चीज क्या है, एक ही है। अब फर्क क्या रह गया, एक कार्बोनिल ग्रुप का। कार्बोनिल ग्रुप देखो ये तो हो गया ब्रिज कार्बन, देखो इधर देखो दोबारा से दिखाता हूँ। ये तो हो गया ब्रिज कार्बन, ये भी हो गया ब्रिज कार्बन, हो गया ना दो ब्रिज। कैसे कार्बन हो गए दो ब्रिज। तो ब्रिज कार्बन के एक राइट में कार्बोनिल है और एक कहां पे बोलो, हो गया ना ऐसे। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बाद में बनाई थी आप उसको भी ड्रा कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, एग्जाम के अंदर जब कोई स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में आती है तो सिर्फ आपको पजल करने के लिए ऐसे वैसे ड्रा कर देते हैं, अदरवाइज वो कॉमन चीज होती है। तो आपको स्ट्रक्चर को देख के कभी नहीं डरना होता। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना था बेटा, ये मान लीजिए स्ट्रक्चर आ गई तो आप क्या ध्यान रखोगे इसमें, सिर्फ कि सर पोलर बॉन्ड आ गया, सर इसके बाद हमने अल्फा देख लिया, अल्फा के ऊपर एच भी देख लिया, एच है यहाँ पे, इधर भी एच है, बिल्कुल ठीक हो गया। सर ये वाला जो एच है ये तो ब्रिज वाला हो गया, इसको तो हम यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब हम ये वाली स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, ये वाली तो गलत हो जाएगी ना बेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो, क्योंकि ब्रिज वाला एच लेके बना दिए तो हमने, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो एक रूल भी था जिसने ये सारी बातें बताई थी कि अनस्टेबिलिटी आ जाती है, ब्रिज कार्बन एटम के ऊपर कभी डबल बॉन्ड नहीं बन सकता है। उसको एक रूल का नाम भी दे दिया गया था जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेड्स रूल। सिंपल सी बात, क्लियर हो गया बेटा। तो ये कह दे कि ब्रिज कार्बन एटम के ऊपर से कभी भी अटैचमेंट, एच की डिटैचमेंट होने के बाद डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, उस रूल को क्या कहा जाता है, तो आप क्या कह देंगे, ब्रेड्स रूल कहा जाता है। ठीक हो गया, आगे ना बेटा बात समझ में। तो ये क्या बातें थी जो अभी मैंने आपको बताई, कंडीशन चल रही है, क्या चल रही है ये। अब अगली चीज बताओ, क्या पता ये गलती से यहाँ पे हमने बीच में कांटा लगा दिया हो, क्या पता ये टोटोमेरिक फॉर्म आगे बन सकती है, बोलो बनेगी या नहीं बनेगी, और नहीं बनेगी तो क्यों नहीं बनेगी, बोलो क्या रीजन था इसमें। हाँ क्योंकि इसके दौरान भी क्या कर दिया गया, ये जो ब्रिज कार्बन है यहाँ पे जो ये एच था, इस एच की डिटैचमेंट करवा दी, देखो यहाँ, यानी इस टाइप से। तो इसीलिए यहाँ पे बोलो क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड, जो कि नहीं बन सकता है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो यानी क्या पता, अब एग्जामिनर की मर्जी है बेटा वो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे, तो अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू हम उस चीज को समझ पाएंगे आप। ठीक है ना। अब इस अगले एग्जाम्पल में देखो यार, देखो बेटा ये स्ट्रक्चर हमने बना दी, इसमें भी आपको ब्रिज कार्बन एटम तो दिख ही रहे होंगे, बोलो ब्रिज कौन से हैं, एक तो हेक्सागन रिंग हो गया, कैसा हो गया बेटा, और जिसके ऊपर एक ये पोलर बॉन्ड दिख रहा है, कार्बोनिल ग्रुप जो आपको दिख रहा है। इस पोलर बॉन्ड कार्बोनिल जो ग्रुप आपको यहाँ पे दिखाई दिया, इसके रिस्पेक्ट में आगे आपको अल्फा पोजीशन ढूंढनी थी। अल्फा किधर आ गई बेटा, अल्फा तो देखो इधर भी आ गई, अल्फा तो बेटा इधर भी है। लेकिन इधर वाली जो अल्फा है ये कैसा कार्बन है, बोलो ब्रिज, ये तो ब्रिज है। ब्रिज वाला एच बी है देखो यहाँ पे, तो क्योंकि तीन ही तो बॉन्ड थे, 1 2 3, फोर्थ तो आपका एच एटम था। इसकी इन्वॉल्वमेंट हो नहीं सकती टोटोमेरिज्म में, क्योंकि इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी तो क्या हो जाएगा, ब्रेड्स रूल जो था वो फॉलो हम नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करें बोलो, किधर से लॉस करवाएंगे, हम लॉस करवाएंगे जो एच है उसकी डिटेचमेंट किधर से करेंगे, देखो इस साइड से। और ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, और ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इधर होगी। ये एरो ऐसे नहीं दिखाने, ऐसे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में गलत डायरेक्शन हो जाती है एरो की। क्लियर हो गया ना। तो अब आपको आगे समझ में बात यहाँ पे। तो अब देखो नीचे वाली स्ट्रक्चर दिखाते हैं, क्या ये स्ट्रक्चर बन सकती है, ये स्ट्रक्चर नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि ब्रिज वाला एच यहाँ पे यूज
हो जाता है ऐसे, देखो ये वाला एच यूज हो जाएगा फिर तो ऐसे, ये इधर और ये इधर, तब जाके ये स्ट्रक्चर बनेगी, और ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे एग्जाम में आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, दिए जाएंगे आपको, और फिर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। अब देखो अगला पॉइंट, अभी तक कंडीशन आपने क्या क्या पढ़ी है बोलो टोटोमेरिज्म की? पोलैरिटी और उसके बाद ठीक है, अब आगे देखो। अब आपने ये तो पढ़ाई है पीछे स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर कि जब कभी भी हम साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं तो उसके अगर हम आइसोमेरिक फॉर्म देखते हैं, उसके कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बनाते हैं, तो आपने क्या पढ़ा था? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर क्या क्या हो सकते हैं उसके? दैट में द चेयर फॉर्म, और उसके बाद बोट फॉर्म, और ट्विस्ट बोट फॉर्म उसको और स्टेबल बनाने के लिए, या सबसे कम स्टेबल था जिसे कहते थे हाफ चेयर फॉर्म। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब क्या था, सबसे स्टेबल फॉर्म यहाँ पे आ जाती है चेयर फॉर्म। तो आपके सामने जो ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये बोलो कौन सी फॉर्म ही है? दैट इज द चेयर फॉर्म। तो जो हमने ये चेयर फॉर्म मान लीजिए बेटा, हमने ये ड्रा कर दी, देखो ये चेयर फॉर्म हमने ड्रा कर दी। अब आ गई समझ में? देखो ये चेयर फॉर्म हमने ऐसे ड्रा कर, क्लियर हो गई? बन गई ना चेयर फॉर्म? अब ये जो चेयर फॉर्म ऐसे बना दो, या चेयर फॉर्म ऐसे भी तो बना सकते थे। ये क्या चेयर फॉर्म नहीं है? ये भी चेयर फॉर्म ही है। बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल टू ईच अदर, ये एक आपस में क्या होती है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल। लेकिन फर्क क्या होता है? दो प्रोसेस आती है, दो प्रोसेस आती है यहाँ पे। एक तो प्रोसेस ऐसी होती है जिसे फ्लिपिंग कहते हैं। फ्लिपिंग के दौरान क्या होता है, मान लीजिए बेटा मैं इसके ऊपर एच लिख देता, एच ए, और इक्विटोरियल पोजीशन पे मान लीजिए मैं सी ए लगा देता, और मैं कहता हूं कि मैंने इसके इसकी फ्लिपिंग कर दी। फ्लिपिंग का मतलब आपकी जो ये एक्सियल पोजीशन के ऊपर जो ग्रुप है वो तो इक्विटोरियल हो जाएगा, और इक्विटोरियल कैसा हो जाएगा? एक्सियल। उसे फ्लिपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक टिल्टिंग होता है, टिल्टिंग का मतलब होता है एक्सियल एक्सियल ही रहेगा, इक्विटोरियल इक्विटोरियल ही रहेगा, उसे टिल्टिंग कहा जाता है। कि इस तरीके से उस मोलिक्यूल को मोड़ो घुमाओ कि एक्सियल एक्सियल ही रहे और इक्विटोरियल इक्विटोरियल ही रहे, तो टिल्टिंग है। लेकिन आपने मोलिक्यूल को इस तरीके से उसमें चेंज ला दिया कि आपके एक्सियल क्या बन गए? इक्विटोरियल, और इक्विटोरियल वाले ग्रुप कहाँ पे आ गए? एक्सियल पे, तो उसे क्या कहते हैं? फ्लिपिंग। उसे आप फ्लिपिंग कहते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर। आगे बेटा बात समझ में? तो अब ये तो बात आप समझ ही गए कि एक्सियल किसे कहते हैं, इक्विटोरियल किसे कहते हैं। लेकिन उसके बाद अगला पॉइंट जो मेन है आपके लिए ध्यान रखने का, वो ये होता है कि सर जो एक्सियल पोजीशन होती है ना, जैसे मैंने मान लीजिए बेटा एक बॉन्ड अबोधी प्लेन होता है, देखो एक्सियल है, अगला जो होगा ना बॉन्ड वो भी एक्सियल होगा। देखो इस ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर एक्सियल आ गया, इससे अगला जो एक्सियल होगा ना वो होगा बिलो दी प्रेजेंट, बिलो दी प्लेन। बोलो ये भी कौन है? एच ए, और ये भी बेटा कौन है? एच ए। उसके बाद उससे अगला कहाँ पे होगा बेटा? अबोधी प्लेन होगा अगला एक्सियल बॉन्ड, एच ए। उससे अगले कार्बन पे कहाँ पे होगा? बिलो दी प्लेन, एच ए। उससे अगले कार्बन कहाँ पे होगा बेटा? अबोधी प्लेन, दैट इज एच ए। उससे अगले वाला कहाँ पे होगा बेटा? बिलो दी प्लेन, दैट इज एच ए। उससे अगला कहाँ पे होगा? अबोधी प्लेन, अबोधी प्लेन ही है। टोटल एक्सियल हाइड्रोजन 6 होते हैं। एक्सियल बॉन्ड कौन से होते हैं? द बॉन्ड विच आर प्रेजेंट, बोलो कहाँ पे? अबो और बिलो दी प्लेन। तो यहाँ पे 3 एक्सियल हाइड्रोजन ऐसे हैं जो अबोधी प्लेन है, 3 ऐसे हैं जो अबोधी प्लेन, कुछ 3 बिलो दी प्लेन, और ये ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। तो 6 ही एक्सियल होते हैं साइक्लोहेक्सेन में, 3 अबो 3 बिलो। और बचे हुए, क्योंकि हर कार्बन के ऊपर, हर कार्बन के तो 4 बॉन्ड होते हैं ना, देखो 1 2 3 और फोर्थ भी जो बॉन्ड बना, ये एच ई इक्विटोरियल बॉन्ड हो गया। इक्विटोरियल बॉन्ड को दिखाने का एक ही तरीका होता है, वो क्या? ऐसे दिखाओ बॉन्ड की बॉन्ड टेट्राहेड्रल दिखाई दे, 109.5 डिग्री का एंगल दिखाई दे। दूसरी बात ऐसे दिखाई दे कि वो बॉन्ड एक तो बिल्कुल सीधा ना हो, वर्टिकली ऊपर ना हो, और वर्टिकली डाउन ना हो, ना तो बिल्कुल ऊपर ऐसे हो ना बिल्कुल ऐसे ऐसे। तो ये एक्सियल है बिल्कुल ऐसे, प्लेन से 90 डिग्री एक्सियल, प्लेन से 90 डिग्री नीचे एक्सियल, और कोई और एंगल पे इधर उधर घूम गया वो 90 के अलावा वो इक्विटोरियल है। और वो बॉन्ड कहाँ पे जाके रुकेगा? वेस्पर थ्योरी में भी आपने पढ़ा था, बॉन्ड है ना अपने आप को, अपने आप को स्पेस के अंदर इस तरीके से ओरिएंट कर लेते हैं ताकि जितने भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो, और जहां पे भी जाके वो इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं वही उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ज्योमेट्री कहलाती है, वही उसकी स्ट्रक्चर बन जाती है, वही उसकी ज्योमेट्री कहलाती है। आगे बेटा बात समझ में? तो वो सारा काम वेस्पर थ्योरी के अनुसार ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाना होता है। ठीक हो गया? अब मैं अगली बात आपको ये बता रहा हूं जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं टोटोमेरिज्म के लिए। अगली कंडीशन
ये तो मैंने आपको थोड़ा बेसिक बातें पीछे की बता दी कि ये चेयर फॉर्म जो ड्रा की है क्यों की, क्या होती है, ये कन्फॉर्मेशन आइसोमर किसका है, ये साइक्लोहेक्सेन का था, उसमें कौन कौन से चार होते हैं, स्टेबलेस्ट चेयर फॉर्म होती है, इसलिए चेयर फॉर्म को ही हमने यहाँ पे ड्रा कर रखा है। उस चेयर फॉर्म के अंदर भी एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, वो कौन से होते हैं, कैसे ड्रा किया जाता है, क्या उनकी रिप्रेजेंटेशन है। और उसके बाद अब हमारा रूल, अगला पॉइंट, अगली कंडीशन टोटोमेरिज्म के लिए वो क्या है कि जो भी आपके अल्फा पोजीशन वाले या गामा वाले हाइड्रोजन दिखाई दें एक पोलर बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, वो कैसे हो, दैट शुड बी, बोलो क्या, एक्सियल वाले, वो एक्सियल वाले होने चाहिए। देखो मान लीजिए कार्बोनिल ग्रुप लगा दिया, देखो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोन है, इसके रिस्पेक्ट में अगला कार्बन अल्फा ही है, उस अगले कार्बन के ऊपर क्योंकि चेयर फॉर्म बना दी तो वहां पे एक्सियल हाइड्रोजन भी है, इक्वेटोरियल भी है, तो कौन से ही आपको यूज करने हैं, एक्सियल वाले। वो किस लिए, वो इक्वेटोरियल क्यों नहीं, इसीलिए क्योंकि जो एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं वो इजीली क्या हो जाते हैं, डीप्रोटोनेट क्यों हो जाते हैं, हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, इक्वेटोरियल वाले क्यों नहीं हो जाते। आपको पता है कि उसको उसके साथ क्या करनी होती है, बोलो, ओवरलैपिंग, क्या करनी होती है, ओवरलैपिंग। वो बॉन्ड टूटेगा, दूसरे साथ वाले जो कार्बन है उसके ऑर्बिटल के साथ उसको बॉन्ड बनाना है। देखो यहां से ये बॉन्ड टूटा, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे ना, आने के बाद ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हवा में आ गए, हुआ क्या है, वो ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन लेके, एक इलेक्ट्रॉन लेके इधर आया, कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन जो है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ गया, साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, कब बनाएगा, तो जब एक प्लेन में हो, जब एक प्लेन में हो, क्योंकि कार्बोनिल वाला जो बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड वाला जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है जो टूटेगा, सिग्मा तो टूटेगा नहीं। तो जो पाई बॉन्ड टूटा वो कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो ये प्लेन है, साइडवेज ओवरलैपिंग कैसे हुई थी, प्लेन के इस टाइप से ऊपर की तरफ, तो ओवरलैपिंग होगी, बोलो कैसा बॉन्ड है ये, इधर एक्सियल है, इक्वेटोरियल तो नहीं है, इक्वेटोरियल कौन, विच आर प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो इसीलिए किसके साथ ही आप डिटैचमेंट दिखाएंगे, कौन सा हाइड्रोजन हो, वो एक्सियल वाला होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो the alpha hydrogen or the gamma hydrogen which are present in the cyclohexanone means at the alpha position with respect to the carbonyl group must be the axial one, not the equatorial one, क्योंकि जो CH बॉन्ड के ऑर्बिटल कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऑर्बिटल के साथ जो उसको साइडवेज ओवरलैपिंग करनी है, these must be present in the same plane, और सेम प्लेन वाले एक्सियल ही हैं और इक्वेटोरियल वाले नहीं हैं। क्लियर हो गया बेटा, तो ये अगली कंडीशन थी। कई बार ऐसा दे दिया जाता है और लिख देंगे यहाँ पे एक्सियल हाइड्रोजन, देखो बेटा आगे जो डायग्राम बनेगा उसमें तो एक डबल बॉन्ड लगा देंगे, डबल बॉन्ड लगाने से तो पता चलता नहीं कि वो डबल बॉन्ड जो आया वो कौन से एच के हटने से आया, वो तो ऑप्शन में पूछ लेंगे कि कौन से हाइड्रोजन की डिटैचमेंट हुई, कि वो आपके एक्सियल वाले की हुई या इक्वेटोरियल वाले की, वो तो आपको बताना है, क्यों बताना है, किस तरीके से बताना है, वो आपको रीजनिंग यहाँ पे दे दिया। आगे बेटा यहाँ तक बात समझ में, तो ये बातें क्या थी, क्या थी, कंडीशंस, क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम कंडीशंस पढ़ रहे हैं। तो ये सबसे पहले अभी तक जो हमने सीखा, बोलो अभी तक क्या बातें सीखी हमने, क्या बातें सीखी, कि टोटोमेरिज्म होती क्या है, फिर हमने क्या देखा वो चलेगी कब, क्या क्या कंडीशन हो। अब अगला पॉइंट आ जाता है उसी कंडीशन में कि जनरली अगर हम चाहें कि टोटोमेरिज्म मोर इजिली फेवर हो जाए, मोर इजिली चले, अच्छे से चले, तो टोटोमेरिज्म ऑफर रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ द एसिड और द बेस एज द कैटलिस्ट टू फैसिलिटेट the removal or you can say the detachment of that H atom or the any other atom जिसकी भी हमें मूवमेंट करवानी है। क्लियर हो गया बेटा, तो ये कंडीशंस कहलाती है, ये सारी की सारी बेटा क्या थी, कंडीशंस। तो यहां तक बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट तो आप मेरे से पूछे। और उसके बाद अब जितने भी पीछे डायग्राम थे, देखे थे पीछे डायग्राम, अब उन सारे के सारे डायग्राम्स के अंदर अब हम आपसे, अब आप उनको बड़ी आराम से देखो समझ पाएंगे। देखो दोबारा से आ गए हमने उसी पहले पेज के ऊपर कि टोटोमेरिज्म के अंदर, तो हमने ओवरऑल बेटा अब तक क्या सीख लिया कि टोटोमेरिज्म क्या है, ये एक प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है, जिसमें आपके पास कोई कंपाउंड होता है, वो अकेला एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, अगर वो एक ही उसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब उसमें वो पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं चल पा रही है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा फिनोल के केस में, फिनोल की जो दूसरी फॉर्म कल जैसे मैंने आपसे कॉपी में ड्रा करवाई थी कि भाई इसको फिनोल में कन्वर्ट करें, फिनोल की दूसरी फॉर्म करवाए, तो दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके अंदर एरोमेटिसिटी थी, एरोमेटिक होता है फिनोल, तो दूसरी फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं होगा, 100% ही वो उसी फॉर्म में रहता है, दूसरी फॉर्म बनती नहीं। ये हम नहीं बता रहे, ये डाटा बताता है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा बताता है कि भाई जो हमने मान लीजिए कोई फिनोल दे दिया, फिनोल को जब दिया
तो इट मीन्स अगर वो दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करता है तो जब हम उसका IR NMR जो भी देखेंगे तो उसके बेसिस के ऊपर जो अलग दूसरे टाइप के बॉन्ड बन गए उसकी वजह से बैंड आने चाहिए ना उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा के अंदर। ये XRD टेक्निक कर दी, डिफ्रैक्शन टेक्निक्स हमने यूज की, तो उसके बेसिस के ऊपर हमें पता चलना चाहिए ना कि दूसरी फॉर्म भी प्रेजेंट है ना बेटा। तो लेकिन पता चला कि फिनोल के अंदर ऐसा नहीं होता, इसका मतलब 100% उसी फॉर्म एग्जिस्ट करता है, वो टोटोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। वो एक अलग बात की वो कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा, ऐसा आपसे पूछा जाएगा। देखो कर सकता है कि नहीं उसके लिए तो कंडीशन है, नहीं कर रहा, वो एक्सपेरिमेंटल डाटा लिया उससे पता चला नहीं कर रहा। फिर देखो मैंने आपको बताया था ना पहले कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कोई रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट का बाद में क्यों का जवाब दिया जाता है, ऐसा क्यों हुआ होगा। फिर वो धारणाएं हम बैठ के बनाते हैं, उसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं कि क्या इसका करेक्ट रीजनिंग हो सकती है, फिर वो उसका रीजन बनता है आगे ना। जैसे बता दिया भाई फिनोल के केस में वो 100% ही रहता है, दूसरी टोटोमेरिक फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा उसका रीजन बताएं, तो उसका रीजन हम एरोमेटिसिटी के बेसिस के ऊपर दे देते हैं। तो आगे हम ये पढ़े भी गए कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे कीटोइनोल टोटोमेरिज्म है या और अलग अलग टोटोमेरिज्म हो सकती है, जो भी नाम अभी हम आपको बताने वाले हैं कि टोटोमेरिज्म किन किन कंपाउंडों में चल सकती है, उसके बेसिस के ऊपर उन टोटोमेरिज्म्स के नाम होते हैं। फिर जो टोटोमेरिज्म चलती है तो उसमें जो दो अलग अलग फॉर्म बनेंगी, कौन सी फॉर्म ज्यादा अमाउंट में होगी कौन सी कम, मेनली हम अपने आप को ज्यादा कंसंट्रेट करके रखते हैं कीटो और इनोल के ऊपर, लेकिन हम साथ के साथ और कंपाउंडों के अंदर भी टोटोमेरिज्म को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन सी फॉर्म डोमिनेटिंग फॉर्म होती है। तो डोमिनेटिंग फॉर्म कब होगी उसको भी तो कोई ना कोई फैक्टर होगा जो इफेक्ट कर रहा होगा। कि मान लीजिए अभी मैंने बताया कि डोमिनेटिंग फॉर्म किसी के अंदर आमतौर पे कीटो होती है, क्यों होती है कीटो, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड होता है। इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आना होता है जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बनाए, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा वो बात भी। जबकि इनोल फॉर्म के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं वो ज्यादा स्टेबल नहीं होती। एक कीटो फॉर्म हो गई, एक आपकी इनोल फॉर्म हो गई, दो फॉर्म हो गई। कीटो की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, इनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल नहीं है। ये बातें हम वहां पे रीजनिंग में लिखते हैं। तो ओवरऑल हमने बेटा क्या सीखा कि मान लीजिए कीटो फॉर्म स्टेबल फॉर्म है देन द इनोल फॉर्म, लेकिन कुछ कंडीशंस तो होंगी जब हम उन फैक्टर्स को बदल दें, बदलने के बाद कीटो की बजाय इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबलाइज कर जाए। तो आखिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कीटो इनोल की रेशो को बदल देते हैं, वो कहलाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द परसेंटेज ऑफ कीटो एंड द इनोल फॉर्म इन द गिवन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। क्लियर हो गया बेटा। तो ये हमारा आगे का टॉपिक बनेगा। तो अभी तक फिलहाल हमने देखा कि टोटोमेरिज्म है क्या और उसके चलने के लिए कंडीशन क्या क्या है। अब कंडीशन के आधार के ऊपर अब आपके सामने जो स्ट्रक्चर है हम उनमें देख पाएंगे कि क्या उनमें टोटोमेरिज्म चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक हो गया। अब आप बताएं बेटा, ये सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने देखो, ये वाला, इसमें बताओ ये कौन सी फॉर्म है, पहले तो ये बताओ कीटो फॉर्म है या इनोल फॉर्म। आपने देखा ये तो इनोल फॉर्म है। अब जो इनोल फॉर्म है इसको क्या हम अब कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी के अंदर, और करें तो कैसे करें, करेंगे तो बेटा ऐसे करेंगे, जो इनोल फॉर्म है इसके ऊपर देखो आपको जो ये एच दिख रहा था यहाँ पे, अब इसकी मूवमेंट इधर कर, ये मूव करके देखो इधर आ गया, तो ये डबल बॉन्ड बन गया, ये सी एच बोलो किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में। हम एक चीज और भी पढ़ेंगे आपके जो सिलेबाई में है, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मैंने अभी बताया ना, लास्ट जो कंडीशन में जब हम देख रहे थे कि टोटोमेरिज्म जब प्रोसेस चलती है उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमें एसिडिक और द बेसिक मीडियम भी यूज करना पड़ता है। तो हम इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे टोटोमेरिज्म का, एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म और द बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। क्लियर हो गया। तो उसके बेसिस के ऊपर देखा जाएगा कि अब आप मान लीजिए बेटा जो चीज मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे ड्रा कर दी, तो अब आप ये कहेंगे सर एसिड और बेस का मतलब क्या है। एसिड बेस का मतलब पहली स्टेप में आपने पहले एसिड डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल HCl डाल दिया, मतलब H पॉजिटिव आ गए। अब अरे H पॉजिटिव आ गए तो पॉजिटिव किसके पास पहले जाएगा, नेगेटिव के पास। अब वो नेगेटिव कौन होगा हमें वो देखना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बेसिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की हम क्या शो करेंगे बेटा, मूवमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बेटा कीटो फॉर्म होती है यहाँ पे, देखो कीटो फॉर्म, और मान लीजिए मैं एसिडिक मीडियम फॉर एग्जाम्पल कर दूं यहाँ पे H पॉजिटिव लगा, तो अब क्या हो जाएगा बताना। अब ये जो CH2 है ना बेटा, देखो इसके आगे देखो ये जो अल्फा पोजीशन थी, अल्फा के ऊपर मान लीजिए मैं एक H हटा के देखो यहाँ पे मान लीजिए देखो मैं एक H लगा देता हूँ, ठीक हो गया। अब एसिडिक मीडियम क्या करता है, उस रिएक्शन को फास्ट कैसे कर पाता है। अब देखो ये कंपाउंड जैसा वो तो वैसा है ही। अब क्या हुआ कि अगर एसिडिक मीडियम कर दे तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बोलो किसको दिए, H पॉजिटिव को, जिसकी वजह से इस O के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज आने से ये ज्यादा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो उसकी वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किससे छीनेगा, सीओ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और जल्दी अपनी तरफ अटैक कर लेगा। क्यों? क्योंकि इस H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देने के बाद ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड हो गया, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आने से मोर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो और जल्दी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा सीओ बॉन्ड के, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड के। जल्दी विड्रॉ करने से इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए अब जल्दी से अब्स्ट्रक्शन हो जाएगी इन अल्फा पोजीशन वाले H की। इसीलिए अब जल्दी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे बोलो क्या हो जाएंगे आपके, इजिली शिफ्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गई बेटा? ये जो पूरी प्रोसेस मैंने आपको दिखाई, जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट दिखाई, इफ दैट पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप, then it is called as the concerted mechanism. Otherwise, if we show that particular movement of the electron in step by step manner, then it is called as the step wise mechanism. तो ऐसे ही टोटोमेरिज्म का जो मैकेनिज्म हम देखेंगे, चाहे वो हम एसिड कैटालाइज देखें, चाहे वो बेस कैटालाइज देखें, चाहे वो कैटाइनोट्रोपी वाला हो, चाहे वो एनाइनोट्रोपी वाला हो, वो आपका कंसर्टेड भी हो सकता है मैकेनिज्म, और वो आपका स्टेप वाइज मैकेनिज्म भी हो सकता है। क्लियर होगी बेटा बात समझ में? तो भी आपने देखा इसमें कीटो फॉर्म बन गई, इनोल फॉर्म बन गई, इसे आप कीटो इनोल टोटोमेरिज्म कह देते हैं। अब दूसरे को देखो, आपने फंक्शनल ग्रुप में नाम पढ़ा होगा ना बेटा एमाइड्स का। जो एमाइड होते हैं वो कैसे ग्रुप होते हैं बताओ, सी डबल बॉन्ड ओ और बोलो क्या, NH2, ऐसे लिख देते हैं ना, CuNH2, ये एमाइड ग्रुप हो जाते हैं। इफ दैट पर्टिकुलर एमाइड ग्रुप इज प्रेजेंट इन ए रिंग, इन्हें बोलो क्या, रिंग, देन दैट कॉल्ड बोलो क्या, लेक्टम्स। अब उन्हें क्या कह देते हैं, अपने लेक्टम्स कह देते हैं। ऐसे ही हमें नहीं पता इस रिंग का साइज क्या है, ये सी डबल बॉन्ड ओ, देखो यहाँ पे हमने सी डबल बॉन्ड ओ लिखा और इसके आगे सिंगल बॉन्ड ये NH है। उसके बाद जो ये इस टाइप से सर्कल देखो दिखा दिया, इसका मतलब इसमें कार्बन एटम है, हमें ये नहीं पता कितने हैं। आप ये कहेंगे सर ये तो कुछ देखा हुआ हमें महसूस हुआ कहीं पे, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। आपने कहाँ पे देखा, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते थे आइपैक नेमिंग, और उसके दौरान जब आप लिगेंड्स की बात करते थे, आपने पढ़ा था एक लिगेंड के बारे में जिसे आप इथाइलिन डाइमीन कह देते थे, ध्यान है बेटा आपको? तो उसके दौरान जब आप ये ऐसी स्ट्रक्चर बनाते थे और किसी मेटल एटम के साथ, देखो ये मेटल एटम है, मान लीजिए मेटल आयन, इसके साथ इसने देखो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया यहाँ पे, चिलेटिंग इफेक्ट के द्वारा, देखो जो आप दिखाते थे ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर जो कि मोर स्टेबल होती है, जिसे आप चिलेटिंग इफेक्ट कहते थे। आप इसको ऐसे ना शो करके, आपने ध्यान दिया होगा, ये Mn पॉजिटिव आप कुछ ऐसे लाइन ड्रा कर देते थे, इस एंड और इस एंड के थ्रू आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते थे और बीच में आप ऐसे En लिख देते थे, याद है आपको? तो कहने का मतलब क्या है, जो बीच में हमने ऐसे आर्क बना दी और उसके ऊपर En लगा दिया, इसका मतलब तो हो गया इथाइलिन डाइमीन। अब हमने सिंपल आर्क लगा दी तो उसका ये नहीं पता ना कितने कार्बन है, या तो हम जिगजैग फॉर्म में दिखाते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि कार्बन एटम की संख्या का तब पता चलता है किसी चेन में कितने कार्बन है, वी शो दैट चेन इन ए जिगजैग मैनर। तो एवरी पॉइंट और द इंटरसेक्शन पॉइंट फिर हमें बता देगा कि कितने कार्बन है। अगर हमने सिंपल आर्क लगा दी तो हम जानते नहीं कि वहां पे कार्बन कितने हैं। तो ऐसी देखो ये बात भी मैंने बोली, क्यों बोली, क्या पता कोई आपसे पूछ ले, वाई पूछ ले कि बेटा आर्क लगा रखा, बताओ इसमें कितने कार्बन है, कोई बच्चा कह दे सर 2 है, कोई कह दे 3 है। हमें क्या कहना है सर, हमें नहीं पता यहाँ पे कितने कार्बन हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, वो हम सिर्फ तभी बता सकते थे अगर सर आप वहां पे एक जिगजैग कार्बन एटम की चेन बनाते, तो हम पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट को देख के बता देते कि इसमें कितने कार्बन हैं। अदरवाइज अभी हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे आपकी स्टेटमेंट को, तो ऐसे आपको बेटा जवाब देना होता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? अब देखो ये मैंने अभी बताया, जो एक एमाइड होते हैं, एक साइक्लिक अमाइड होते हैं, साइक्लिक अमाइड को आप लेक्टम बोल देते हैं। जैसे ये था, कंडीशन फिर से पूरी हो गई, इस नाइट्रोजन के ऊपर बेटा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक H। और ध्यान से देखें नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके बाद उसके पास एक लोन पेयर भी होता है। एक लोन पेयर होता है तो उससे क्या हुआ, कार्बन के कितने बॉन्ड हो, सॉरी नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो गए, 3। 3 बॉन्ड, एक लोन पेयर, 3 और 1 कितने, 4। 3 और 1 4 का मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp3। तो उस sp3 वाले, अब यहाँ पे कार्बन नहीं बल्कि एक हीट्रो एटम है और उसके ऊपर एक H भी है। तो अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन थी बेटा, और इस अल्फा पोजीशन के ऊपर एक H भी आ गया, और जो H है वो एक sp3 सेंट्रल एटम के ऊपर आया है, और वो sp3 एटम यहाँ पे कोई कार्बन नहीं, वो कोई दूसरा हीट्रो एटम है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन एटम। अब इसी अल्फा पोजीशन वाले H की देखो उसी टाइप से हमने यहाँ पे मूवमेंट दिखाई, और मूवमेंट दिखाने के बाद यहाँ पे कार्बोनिल जो ग्रुप है इसके कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आगे हमने मूव कर दिए और ये दूसरी टोटोमेरिक फॉर्म इसकी बन गई। क्लियर हो गया? लेक्टम, लेक्टिम,
टोटोमेरिज्म आप इसे कह देते हैं। क्लियर हो गया? अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखो इधर देख लेते हैं, एमीन वाला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो आपके सामने ये स्ट्रक्चर बनी दिखाई दी। देखो ये स्ट्रक्चर है, इसमें जहां पे NH2 ग्रुप लगा हुआ आपको दिख रहा है, बोलो ये कौन सा ग्रुप होता है? एमिनो ग्रुप। एमिनो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के साथ NH2 है। उसके आगे आप देखें, बोलो कैसा बॉन्ड आ गया? डबल, तो इसे इमीन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इमीन। अब ये प्रोसेस चले या ना चले, तो उसके लिए टोटोमेरिज्म चलेगी या नहीं चलेगी, उसकी कंडीशन बोलो बेटा क्या होती है? बताओ शहबाज। पोलैरिटी दिखे, तो क्या पोलैरिटी आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? इसमें पोलैरिटी तो है ना, पोलैरिटी तो है ही, बल्कि दो दो जगह है। इधर भी रिंग के अंदर भी देखो ये CN बॉन्ड दिख रहे हैं। देखो ये रहे, यहाँ पे भी CN बॉन्ड दिख रहा है। लेकिन पोलैरिटी दो दो जगह दिखने के बाद अब हमें अगले पॉइंट के ऊपर चलना है। वो क्या? कि एक मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। जो पोलर बॉन्ड है उसके अंदर क्या दिखाई दे? के मल्टीपल बॉन्ड। तो फिर इसीलिए हमने इस हिस्से को ले लिया। ये हो गया हमारा मल्टीपल बॉन्ड। और उसके बाद अब आगे क्या देखें? इससे अगला जो भी कार्बन होता है उसे अल्फा कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? अल्फा। अल्फा तो इधर भी हो गया, हो गया ना? अल्फा तो इधर भी हो गया। देखो इसके रिस्पेक्ट में देखें तो, इस नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में देखें तो ये अल्फा हो गया। उधर इसको अगर सेंट्रल एटम कार्बन को मान लें, इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये अल्फा हो गया। उसके बाद अल्फा चाहे आप इस नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में देखें या कार्बन के रिस्पेक्ट में, लेकिन जो भी अल्फा है एटम, वो sp3 दिखना चाहिए हमें। क्या दिखना चाहिए? अब उस sp3 को ना तो राइट वाला दिखा ना लेफ्ट वाला दिखा। फिर कोई ग्रुप अटैच था ऊपर NH2 ग्रुप, हमने उसकी तरफ नजर दौड़ाई। उसकी तरफ देखा तो आपने क्या देखा कि हाँ, ये जो कार्बन आपको दिख रहा है, बोलो ये कैसा है? sp3। क्योंकि इस नाइट्रोजन ने तीन तो बॉन्ड बना रखे हैं, एक तो रिंग के साथ सिग्मा बॉन्ड, और दो H के साथ, और एक लॉन पेयर नाइट्रोजन के पास होता ही है। तो बोलो हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp3। और उस sp3 के पास H भी है, तो कंडीशन पूरी हो गई। एक पोलर बॉन्ड CN बॉन्ड हो गया, और उस पोलर बॉन्ड के साथ उसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर हमें एक क्या दिखना चाहिए? वो sp3 हो और उसके ऊपर H हो। तो वो चीज हमारी कंप्लीट हुई। और इसी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम चलाते हैं अपनी टोटोमेरिज्म। मान लीजिए मैंने एक H को ऐसे ओपन फॉर्म में दिखा दिया यहाँ पे, इस एक H को हटा दिया यहाँ पे, ठीक हो गया। अब क्या करें? इसकी मूवमेंट देखो यहाँ पे हुई, और ये मल्टीपल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए। क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है? नाइट्रोजन होता है। इसीलिए नाइट्रोजन की तरफ क्या चला गया? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हमने शो कर दी। तो अब इसके ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव के पास कौन आ गया बेटा? H आ गया दोबारा से, जिसकी डिटैचमेंट हुई थी। तो ये पहला एटम था, ये दूसरा था, ये थर्ड वन था। ये पहला एटम है, ये दूसरा एटम है, और ये थर्ड एटम है। तो डिटैचमेंट पहले एटम से हुई। बोलो डिटैचमेंट कहाँ से हुई है? पहले एटम से हुई है। और जहां पे ये जाके अटैच हो गया, बोलो ये कैसा एटम है? थर्ड वन। सो दैट इज द, बोलो कौन सी शिफ्ट? 1 3 शिफ्ट। क्या पता ये डायग्राम बना के और आपसे ये कह दिया जाए बताओ इसमें कौन सी शिफ्ट हुई है, 1 3 हुई है या 1 5 हुई है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? 1 3 शिफ्ट हुई है। तो ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? पूछ रहे हैं कुछ? चलो एक चीज और करते हैं। अब ये बताओ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए अगला, कि ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा की गई है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर बोलो कौन है? पहली बात तो साइक्लिक है, तो साइक्लो हो गया। 6 कार्बन है तो हेक्स हो गया। और हेक्स के आगे सिंगल बॉन्ड है रिंग के अंदर, तो एन लगा दिया। उसके बाद कीटोन है तो ओन लगा दिया। कीटोन दो दो है तो डाईओन लगा दिया। और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1 और 2 पोजीशन पे हैं, तो इसलिए 1 2 डाईओन लगा देंगे। तो बोलो नाम क्या बन गया? साइक्लो हेक्सा 1 2 डाईओन। अब ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, क्या ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या टोटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? बदलेगा या नहीं बदलेगा? क्यों नहीं बदलेगा? बताओ शाबाश। ये क्वेश्चन है कि ये कीटो फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करेगा या इनोल फॉर्म के अंदर, या नहीं बदलेगा, या बदलेगा? बदलेगा तो कौन सी फॉर्म ज्यादा अमाउंट में होगी? देखो बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, आगे हमें ना इसकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे, लेकिन थोड़ी अभी बता देते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग के दौरान आएगा कि कौन सी, मैंने बताया था ना एक टॉपिक आपका ऐसा आएगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द परसेंटेज ऑफ द कीटो और द इनोल फॉर्म, कि कौन सी ज्यादा फॉर्म होगी, किसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। तो फिलहाल आप यहाँ पे कीटो फॉर्म आपको दिख रही है ना, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाईओन है, जो मैंने अभी आपको बताया।
इसके अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बेटा आपको क्या दिख रहा है, कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज है, स्लाइट पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट, ठीक है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, स्लाइट। अब ये बताओ, आपकी ये जो स्ट्रक्चर है ये तो रिजिड है, रिंग स्ट्रक्चर है, कार्बोनिल ग्रुप जो ऊपर है वो तो ऊपर के ऊपर ही रह गए। अब क्या हुआ यहाँ पे बोलो, इस नेगेटिव नेगेटिव के बीच क्या हो गई, रिपल्शन, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी इसके अंदर। तो अब क्या करें, अब इसी अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए अब इस कंपाउंड के अंदर चलती है टोटोमेरिज्म। कैसे चली, अब यहाँ पे देखो ये जो अल्फा पोजीशन थी इसकी, अल्फा के ऊपर जो एच था यहाँ पे, अब इसकी मूवमेंट ये हमने कर दी और ये आपकी टोटोमेरिज्म होगी, 1-3 शिफ्ट हो गई, क्योंकि ये पहला एटम है, ये सेकंड एटम है और ये बोलो कैसा है, थर्ड वन, होगी ना 1-3 शिफ्ट। 1-3 शिफ्ट के बाद ये अगली स्ट्रक्चर बन गई। यहाँ से जो एच की मूवमेंट हुई तो यहाँ पे बेटा कैसा बॉन्ड आ गया, देखो डबल बॉन्ड, और सिंगल जो डबल था वो सिंगल होके क्या बन गया आपका, ओ एच। अब इससे क्या हुआ, अब इससे कुछ ऐसा हो गया, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखें कि जो ये ओ एच है बेटा, इसको मैं कुछ ऐसे शो कर देता हूँ आपके सामने, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड तो फ्री रोटेशन होती है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, देखो ये वाला बेटा सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होती है। और जब आपके पास ये पॉसिबिलिटी हो, मान लीजिए मैं आपके सामने ऐसे मूव करके बैठा हूं और मेरे को दिख रहा है मैं अनस्टेबल हो गया, और मैं घूम सकता हूं तो मैं घूमूंगा दूसरी डायरेक्शन में अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपको दिख रहा है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है बेटा, ये कैसा बॉन्ड दिख रहा है बेटा, ये सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड है तो बोलो बेटा क्या हो जाएगी, फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन होने के बाद जो ये ओ एच बॉन्ड है, ये जो मैंने एच इधर दिखा दिया आपके लेफ्ट साइड में कार्बोनिल ग्रुप की तरफ, जो यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और इधर क्या स्लाइट नेगेटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, एच के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे बन जाएगी बोलो क्या, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच इंटरेक्शन हो गई, अट्रैक्शन हो गई और मोलिक्यूल में स्टेबिलिटी आ गई। और वो भी कब आई, जब वो इनोल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुआ। अगर वो इसी पहले वाली कीटो फॉर्म के अंदर रहता तो क्या होता बोलो, यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज, ये भी स्लाइट पॉजिटिव और स्लाइट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव के बीच क्या हो जाती बोलो बेटा, यहाँ पे रिपल्शन हो जाती, क्या हो जाती यहाँ पे, रिपल्शन, अनस्टेबिलिटी आ जाती। इसलिए ये कीटो फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करना पसंद करता, किस में करेगा, इनोल फॉर्म के अंदर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये क्यों हो पाई, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता घर पे जाके कि सर ये OH उधर क्यों नहीं हो जाता। मैंने पहले बता दिया, हर चीज यूनिवर्स में अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहती है, अपने आप को ऐसे ओरिएंट करना चाहती है ताकि वहां पे उसको स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा मिले। और वो ओरिएंटेशन क्यों हो पाया, मैंने बताया, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है जो सिग्मा बॉन्ड है, जिसके अराउंड फ्री रोटेशन हो जाती है। ये हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा था और स्टीरियो केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही पढ़ा था। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये इनोल फॉर्म के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। क्लियर होगी बेटा, बात समझ में आ गई। तो ये थी कुछ बेसिक बेसिक बातें जो आपको याद रखनी जरूरी थी। तो आज हमने सिर्फ क्या सीखा, हमने सीखा टोटोमेरिज्म क्या है, हमने देखा कि उसके लिए कंडीशन क्या है, उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल लिए और ये देखा किन किन और कंपाउंडों के अंदर ये टोटोमेरिज्म चल सकती है। और उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल ऐसा लिया, वो हेडिंग पढ़ने से पहले, कि व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द परसेंटेज ऑफ द कीटोरिनोल फॉर्म इन द गिवन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, से पहले एक एग्जांपल हमने लेके आपको दिखा दिया, ये भी उसका हिस्सा बनेगा। कहने का मतलब अब आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी, वो क्या, कि सर फैक्टर अफेक्टिंग जो आप कह रहे हो ना, कि फैक्टर अफेक्टिंग द परसेंटेज ऑफ कीटो और द इनोल फॉर्म, सर उसमें से क्या हम एक फैक्टर ये लिख सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही तो आपने देखा इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर जो इनोल फॉर्म है वो डोमिनेटिंग फॉर्म है एज कंपेयर टू द कीटो फॉर्म, अदरवाइज कीटो फॉर्म ज्यादा डोमिनेटिंग होती। मैंने पहले बताया था कि कीटो फॉर्म के अंदर ज्यादा रेजोनेटिंग स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है एज कंपेयर टू द इनोल फॉर्म। वो बेसिक उसका आंसर होता है। क्लियर हो गई बेटा, बात समझ में। क्लियर का मतलब ये नहीं होता कि जो मैंने पढ़ाया था वो सारा क्लियर हो गया। क्लियर का मतलब होता है कि जो डाउट्स हैं, कोई मन में कोई डाउट तो नहीं आ रहा आपके, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब ये देखो डिफरेंट आपके सामने, देखो मैं ये डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाता चला जाता हूँ। घर में आप इनकी क्या करना, थोड़ी प्रैक्टिस, इलेक्ट्रॉन्स की क्या बनाना, मूवमेंट करके देखना कि क्या ये मूवमेंट संभव है, इसलिए मैं स्लो स्लो दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो आप इन सभी की मूवमेंट करके देखना, और जहां पे कोई डाउट नजर आए तो कल आते ही आप मुझे बता देना, हम यहीं पे आपको आपके सामने उसकी मूवमेंट करके दिखा देंगे। ठीक हो गया बेटा। ये कंडीशन देखो सारी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। चलो ये बताओ, देखो ये कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड, जैसे मैंने पहले भी फॉर्मेल्डिहाइड लिया था आपके सामने।
तो ये बताओ, क्या इसके अंदर मैंने लिख दिया नो अल्फा हाइड्रोजन, क्या ये बात ठीक लिख रखी है, गलत है यहाँ पे? नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। देखो ये जो कार्बन है यहाँ पे, ये अल्फा है, बोलो कैसा है, अल्फा। और इसके पहले से ही चार बॉन्ड बने हुए हैं, इधर दो कार्बन के साथ, इधर एक कार्बन के साथ, इधर इस कार्बन के साथ। तो इसके ऊपर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, अल्फा पोजीशन के ऊपर नहीं है, तो इसलिए इसमें क्या नहीं चलेगी, टॉटोमेरिज्म। कि इसके अंदर ये पोलर बॉन्ड तो था, लेकिन फिर भी टॉटोमेरिज्म नहीं चल पाएगी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको बड़ी ध्यान से देखनी है, ठीक है ना बेटा, जल्दबाजी में नहीं करना कोई काम। जितनी भी स्ट्रक्चर आए, सारी की सारी कंडीशंस को ध्यान रखना। देखो दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो जो चीज मैंने आपको आज पढ़ाई है, ये सारी की सारी बातें आपको सिखाई जा चुकी हैं आपके कंडीशंस के अंदर। क्लियर हो गया बेटा? अब उसके बाद हमारे जो ये और चीजें ना, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टोटोमेरिज्म रेजोनेंस, ये हम कल ही प्रोसीड कर लेंगे आगे अपने अगले टॉपिक में जाने से पहले। आज के लिए इतना ही, और कोई डाउट हो तो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हो। देखो आपकी तरफ हमने अब स्क्रीन कर दी, ये हमने स्टॉप स्क्रीन भी कर दिया, अब आप पूरे आ गए अच्छे से। अब आप कोई बात बेटा कहना चाहो, पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो। पूछना है कुछ? ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।